सो वेरी गुड आफ्टरनून। एंड जैसा कि तुमको पता है कि तुमको जैसे मैंने कहा था कि क्लास 8 का मैथ्स देख लेना, तो तुम देख ली होगी। एंड देखने के बाद सॉरी मैथ्स नहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखने के बाद ही यहाँ पे फिर तुम आई हो, है ना। तो अच्छी बात है वो तुम देखी हो, तो इट्स वेरी वेरी गुड। एंड अगर तुम नहीं देखी हो तो अभी के अभी जाओ और उसको पहले देखो और फिर यहाँ आओ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारा बेस क्लियर हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अब हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे जो लास्ट क्लास में अपने, कि वो था, हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कशन किया था वो था हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मीन्स वो ऑक्साइड्स की ऑक्साइड, तो सबसे पहला बात ये बता रहा था कि ऑक्साइड बनता कैसे है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म ऑक्साइड्स। अभी कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इस ऑक्साइड्स के बारे में मैंने कहा था कि ये जो ऑक्साइड्स होंगे ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब सवाल है कि तुम लोग जानते ही हो एम्फोटेरिक मतलब वो ऐसे ऑक्साइड हैं कि जब उस ऑक्साइड को तुम बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो ऑक्साइड एसिड जैसा बिहेव करने लगेगा। अच्छी बात है। वही ऑक्साइड को जब तुम एसिड के साथ करवाओगे तो बेस जैसा बिहेव करने लगेगा। ये भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी तो है, लेकिन इसका यही नेचर इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है। एंड इसकी वजह से इसको हम लोग कहाँ देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं एक स्पेशल कैटेगरी में। एंड इसकी वजह से ये मेरा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए भी। अच्छी बात है, गुड। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ अबाउट अल्कली। अल्कली के बारे में। अल्कली क्या होता है, देखो अल्कली और बेस ये सब तुम पढ़ के आए हो क्लास 8 में, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम पढ़ के आए हो। मैं वहाँ पे अच्छे से बताया हूँ कि अल्कली क्या होता है, बेस क्या होता है ना। क्योंकि 8 क्लास इज द बेस, नॉट एसिड वाला बेस। बेस मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने हिंदी में, जो होता है ना नींव होता है घर का जो जैसा। तो तुम्हारे साइंस का जो है वो, तुम्हारे मैथ्स का 8 क्लास जो है ना वो बेस होता है एकदम। वो लेवल अगर क्लियर रहता है तो 9-10 में कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए मैं बोला कि 8 तुम पढ़ लो। अब तुमको ये पता होगा 8 के वीडियो से कि बेस क्या होता है, अल्कली क्या होता है। मैं उसको नहीं बताऊंगा। तो बस यही हमको बताना है कि कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। कुछ होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और लेकिन कुछ होते हैं जो कि सॉल्यूबल भी होते हैं। तो अगर कोई ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि वाटर सल्यूबल हैं, जो वाटर में सल्यूबल नहीं है वो तो अपना वाटर के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो उस मेटल ऑक्साइड्स का क्या रिएक्शन होगा अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो ये हम लोग को देखना है। समझ गए? ओके। ठीक है, चलो। ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया क्या भाई? लग तो ऐसा ही रहा है। ऐसा कम कर लेते इसको, है ना। तो ज़्यादा हो गया। लाइट्स भी ऑन कर दिया मैंने। एंड ऐसा रखते हैं, ज़्यादा नहीं है अब, है ना। चलो, तो देख लेते हैं कुछ ऑक्साइड्स के बारे में। जैसे मैं तुमको 2 ऑक्साइड्स बताऊंगा, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ये 2 ऐसे ऑक्साइड है विच डिजोल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म, ऑक्साइड से क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लो, Na2O plus H2O gives NaOH whole 2। हश, NaOH बनाएगा, होल 2 क्यों बनाएगा? NaOH, सोडियम ऑक्साइड dissolves in water to form sodium hydroxide। ओके, अच्छी बात है। सिमिलरली पोटेशियम ऑक्साइड dissolves in water to form पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ तुम देखना, जब तुम बुक पढ़ रहे होगे तो तुमको दिखेगा कि सोडियम ऑक्साइड के बगल में सॉलिड लिखा है, H2O के बगल में लिक्विड लिखा है L, और
हाइड्रोक्साइड्स के बगल में, इन दोनों के बगल में AQ लिखा है, एक्वस, तो ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट चैप्टर में कहा था कि जो भी बगल में गैस लिखा है, लिक्विड लिखा है, सॉलिड लिखा है, एक्वस लिखा है, तो जब भी रिएक्शन को लर्न करना है तो उसको वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस को साथ में लर्न करना है, क्योंकि उस पर नंबर रहता है ना। तो यहाँ पे भी रिएक्शन में लिख लो, सॉलिड है, लिक्विड, एक्वस। अब एक्वस का मतलब क्या होता है? ये जो हमारा हाइड्रोक्साइड बना ना, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है ना, किसी का भी हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम लोग, तो मतलब वो बेस है। तो ये जो बेस है, ये बेस एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या है? ये याद रखना कि एक्वस का मतलब होता है कि दैट इज, एक्वस हम लोग उसी को बोलते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। अंडरस्टूड? तो एक्वस का मतलब ये ऐसा बेस है जो कि वाटर में सोल्यूबल होगा। ये ऑक्साइड तो सोल्यूबल था, इसीलिए ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना है। ये जो हाइड्रोक्साइड एक बेस बना है, ये बेस भी वाटर में सोल्यूबल है, और इसीलिए इस बेसिस को हम लोग अल्कली बोलेंगे, इसीलिए बगल में एक्वस लिखा हुआ है। तो अल्कली और बेस का डिफरेंसेस तुमको पहले भी पता था, यहाँ पे भी मैं एक बार बता दिया तुमको, ठीक है? अच्छी बात है। अब मैं तुमको एक्सक्यूज मी, लास्ट डे जो बता रहा था, है ना, कि एक्सक्यूज मी, हाँ, तो लास्ट डे जैसा मैं तुमको बता रहा था कि जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन दे विल फॉर्म द तुम्हारा ऑक्साइड। अभी ऐसा ही ऑक्साइड्स हमारे डेली लाइफ में भी हमको दिखता है, जो कि मैं पिछले दिन बताया भी था। सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर का, ग्रेइश कलर का जो लेयर रहता है वो मेरा सिल्वर ऑक्साइड रहता है। गोल्ड के ऊपर जो ऑक्साइड होता है वो भी मेरा गोल्ड ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से गोल्ड डल हो जाता है। उसके बाद कॉपर में तुमको ग्रीन कलर दिखता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। उसके बाद तुमको आयरन में रस्ट दिखता है, दैट इज ऑल्सो आयरन ऑक्साइड। तो ये सब ऑक्साइड्स हैं, मतलब ये मेटल को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एंड मेटल्स को डिग्रेड कर रहे हैं। डिग्रेड मतलब उसकी क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मेटल्स को बचाऊंगा, मैं अपने मेटल्स को बचाऊंगा, एंड फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा? तो तुमको पता है कि जैसे तुम रस्टिंग से अगर बचाना चाहते हो मेटल को, तो तुमको उसको पेंट करना पड़ता है, तुमको उसको ग्रीजिंग करते रहना पड़ता है ना। अब उसी सिलसिले में टू प्रोटेक्ट द मेटल्स, है ना, टू प्रोटेक्ट द मेटल्स, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो सरफेस होता है मेटल का, मेटल के सरफेस को हम लोग ऑक्साइड के लेयर से, समझना ठीक से मेरी बात को, कि जो मेटल का मेरा जो लेयर है, उस लेयर्स को हम लोग एक ऑक्साइड के लेयर से, किसी भी एक चीज़ का ऑक्साइड बना के, ऑक्साइड का लेयर अपने मेटल के ऊपर लगा देते हैं, ऑक्साइड का लेयर, है ना। अब ये जो ऑक्साइड का लेयर है ये क्या काम करेगा? तो ये जो ऑक्साइड का लेयर है ये होगा कि मेरे मेटल के ऊपर, जैसे मान लो ये मेरा मेटल है, इसके ऊपर मैंने एक ऑक्साइड का लेयर लगा दिया। अब जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कौन करेगा? मेटल करेगा या ये लेयर करेगा? बताओ। तो तुम लोग समझ सकते हो खुद ही कि नहीं सर, मेटल तो अंदर है, लेयर तो ऊपर है, तो ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का रिएक्शन लेयर के साथ होगा। तो ऑक्सीजन का लेयर के साथ रिएक्शन होगा तो अल्टीमेटली कौन खराब होगा? लेयर मेरा धीरे धीरे करके डिग्रेड होगा, मेरे मेटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फॉर प्रोटेक्टिंग आवर मेटल, है ना, हम लोग उसके ऊपर क्या लगाएंगे? एक ऑक्साइड का लेयर लगा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ लास्ट में भी पढ़े हुए चैप्टर के लास्ट में, बट हम यहाँ पे जस्ट बता रहे हैं कि हम लोग ये काम कर देते हैं, ठीक है। अब यही करने का है कि हम लोग
अपने मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बनाएंगे, ऑक्साइड का लेयर, किसी भी एक ऑक्साइड का लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो सूटेबल मेटल पकड़ के, तो उसको हम बताएंगे किसके लिए कैसे बनाना है, किसके लिए कौन सा मेटल लेना है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ये हम लोग काम करेंगे और एज अ रिजल्ट मेरा मेटल बचा हुआ रहेगा। अब इसी रेस्पेक्ट में, फॉर प्रोटेक्टिंग आवर मेटल्स, हम लोग के पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है एनोडाइजिंग, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनोडाइजिंग। आई होप कि तुम लोग सब कुछ लिख रहे हो, एंड जब हम लोग मिलेंगे कभी तो फिर हम ये सब कुछ चेक करेंगे, एंड अगर हमको दिखता है कि तुम लोग नहीं लिखे हो तो फिर उस दिन बहुत ख़राब होगा तुम्हारे साथ, स्पेशली जो तुम अभी देख रही हो। तो तुमको बार बार मॉन करते रहते हैं, क्योंकि नहीं करना चाहिए गलत काम, है ना। चलो तो शुरू करते हैं। ओके, सो ये जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो तुमको ये एक बात जानना चाहिए, यू शुड नो दैट द डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट एट अ डिफरेंट स्पीड विद द ऑक्सीजन। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब मेटल्स ही हैं तो सारे के सारे एक जैसे ही, एक तरीके से ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग मेटल्स अलग अलग स्पीड पे, मतलब अलग अलग स्पीड पे जो है वो रिएक्ट करता है। किसी को ऑक्साइड रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाने में मानो 5 घंटा लगता है, तो किसी को रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाने में मानो 10 दिन लग जाता है, तो किसी को रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाने में मानो 4 महीना लग जाता है, तो किसी को रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाने में मानो 2 साल लग जाता है। कोई कोई मेटल रिएक्ट ही नहीं करता है ऑक्साइड के साथ, ऐसा भी है ना। तो बस उसका मैं छोटा छोटा कुछ 1-2-4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ तुमको, जो कि तुमको जानना चाहिए, एंड बहुत 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 ज़रूरी है ये सब। उसके बाद ही हम लोग एनोडाइजिंग पे चल पाएंगे, जब हम जानते हैं कि किसका किसका मेटल का, कौन कौन से मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कैसा है। तो सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है सबसे होनहार मेटल का, जिसका नाम है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। तो तुम एक पॉइंट लिखो, बस ये कंटिन्यू मेरा चल रहा है ना, ये टॉपिक हम लोग डाले थे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ये टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट डालो कि सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट सो विगरसली, विगरसली का स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, रिएक्ट so vigorously that they catch fire if kept in open, comma, so they are kept immersed in केरोसिन। मतलब सोडियम पोटेशियम मेटल का इतना हाई रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन से कि तुम जैसे ही उसको निकाल के अपने हाथ पे लोगे ना, ऐसे सोडियम पोटेशियम को तुम गूगल करना, छोटे छोटे टैबलेट्स जैसे दिखते हैं सोडियम पोटेशियम के, जो छोटे छोटे होते हैं ना पीसेस, तो हाथ पे जैसे तुम रखोगे तुम्हारे हाथ में आग लग जाएगा। तुम पानी में डाल दो सोडियम पोटेशियम, पानी में आग लग जाएगा। बोलते हैं ना पानी में आग लगा दिया इसने, तो एकदम तो वही वाला कहानी है। तुम हाथ पे ऐसे रखो सोडियम पोटेशियम को, तुम्हारे हाथ पे जो है वो पोटेशियम सोडियम जलने लगेगा। इतना रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते आते जो है वो ऑक्साइड बन जाता है, मतलब वो बर्न हो जाता है एकदम। इसीलिए हम लोग उसको फॉर सेफ्टी मेजर्स हमेशा सोडियम एंड पोटेशियम मेटल को केरोसिन में डुबो के रखते हैं, ठीक है, समझ गए। ओके, अच्छी बात है। अब सेकंड पॉइंट डालो उसी में, तो उसमें तुम लिखो कुछ मेटल के बारे में जो कि रिएक्ट करेगा, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, तो उसको लिख लो कि सरफेस ऑफ मैग्नीशियम कॉमा एल्यूमिनियम कॉमा जिंक कॉमा लेड। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड का फॉर्मूला में सिंबल लिख देता हूं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड।
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ठीक है, नाम भी लिख लो, सिंबल भी लिख लो ताकि दोनों पता रहे तुमको। तो सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ अ thin layer of oxide, covered with a thin layer of oxide, which prevent them from further oxidation, which prevent them from further oxidation, which prevent them from further oxidation। तो इन लोगों को हम लोग एक ऑक्साइड के लेयर से कवर करते हैं, जैसे कि मैं तुमको बता रहा था, ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए मेटल्स का, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट में, आयरन डज नॉट, आयरन का मतलब Fe, आयरन ब्रैकेट में लिखना, Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, मतलब आयरन के मेटल को जो हम लोग हीट करते हैं तो वो हीट नहीं होता है, बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है, लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होता है, छोटे छोटे टुकड़ा होता है जो आयरन का, वो बर्न करने लगेगा हीट करेंगे तो यही लिखना है कि iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously, नेक्स्ट पॉइंट डालो कि कॉपर डज नॉट burn in the oxygen, copper does not burn in the oxygen, but it is coated with black copper oxide, okay, next point लिखो, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर का सिंबल Ag, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये रिएक्ट ही नहीं करता है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ओके, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे, एनोडाइजिंग बता देते हैं तुमको, है ना, आ जाओ। तो हेडिंग डालो छोटा सा, एनोडाइजिंग। सबसे पहले हम लोग को वी शुड राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस, तो लिखना शुरू करते हैं फिर। तो लिखो, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, फुल स्टॉप। Aluminium develops a thin layer. Aluminium develops a thin layer of oxide when exposed to air. Full stop. This aluminium oxide coat makes it resistant to further corrosion. Full stop. The resistance can be improved further. इस resistance को हम लोग और भी improve कर सकते हैं, मतलब ये जो ऑक्साइड का लेयर बना है इसको मैं और भी थिक कर सकता हूँ ताकि मेरा प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो the resistance can be improved further by making the oxide layer thicker, full stop. By making the oxide layer thicker, full stop. During
during anodizing, comma, a clean aluminium article is made the anode, and it is electrolyzed with aluminium, and it is electrolyzed with dilute sulfuric acid. Full stop. The oxygen gas evolved at the anode. Reacts with the aluminium to make a thicker protective oxide layer. Full stop. This oxide layer can be dyed easily. Dyed. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive look या फिर attractive finish. Okay, so what happens, देखो. So anodizing is a process जिस process में हम लोग अपने किसी भी मेटल के ऊपर जनरली या फिर एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स के ऊपर हम लोग आप क्या कर लिए इस बाल का? मैं क्या कर लिया अपने बाल का बाद में बताता हूँ तुमको. बाबू जाओ नीचे जाओ. देखिए तो अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छे लग रहे हो. जाओ. मामा चलिएगा नहीं? चलेंगे भाई, चलो ना तू. ओके, तो मैं क्या बोल रहा था. हाँ, तो एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं. देखो ठीक से सुनने का बात है यहाँ पे कि एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ा देते हैं, है ना, एक लगा देते हैं. अब वो लेयर लगता कैसे है, तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन गया ऊपर में, और वो लेयर फर्दर अब उस एल्यूमिनियम को कोरोड होने से, मतलब और भी ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा. अब हम लोग ये पढ़े कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपने मेटल को, मतलब एल्यूमिनियम के आर्टिकल को और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दें, मतलब उस लेयर को और भी मोटा करें ताकि वो ज़्यादा दिन तक वो टिक सके, क्योंकि पतला सा लेयर है तो रिएक्ट होते होते मान लो 3 महीना 4 महीना उसके बाद वो लेयर हट जाएगा रिएक्ट होते होते, तो फिर एल्यूमिनियम खाली हो जाएगा. तो अगर हम लोग उस लेयर को मोटा बनाना चाहते हैं, थोड़ा थिक बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा. तो हम लोग को यहाँ पे एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे. इलेक्ट्रोलाइसिस पता है, क्लास 8 में पढ़े हो तुम लोग. इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना है कि हम लोग को एक बीकर लेना है, एक लिक्विड लेना है विच इज नोन एज द लिक्विड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. एंड इस केस में वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यहां से मेरा एक एनोड है ना, तो ये होगा पॉजिटिव, तो इसका नाम है एनोड. ये होगा नेगेटिव, इसका नाम होगा कैथोड. ये याद रखना है. एज अ क्लास 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट यू शुड नो दैट द पॉजिटिव एनोड इज नोन एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज द एनोड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज द कैथोड. अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग अपने एनोड पे एल्यूमिनियम रख देंगे, इसके ऊपर एल्यूमिनियम लगा देंगे, इसके साथ एल्यूमिनियम को टाई कर दिए, और हम लोगों ने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तभी तो इसके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज है ना. इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है. आ रहे हैं, चलो. तो इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. जब कनेक्ट कर दिया तो बैटरी से जब कनेक्ट करूंगा तो करंट पास होना शुरू होगा. तो जब यहाँ से करंट पास होगा तो डाइल्यूट H2SO4 से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा. वो ऑक्सीजन गैस
इस एल्यूमिनियम से फिर रिएक्ट करेगा, और जब वो फिर से रिएक्ट करेगा तो पहले से तो एक ऑक्साइड लेयर था, ऑक्सीजन फिर से रिएक्ट कर रहा है तो और भी उस ऑक्साइड लेयर को ये थिक बनाएगा, और इस तरीके से मैं अपने एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को जो है वो क्या कर सकता हूँ, प्रोटेक्ट करने के लिए एक बढ़िया सा मेथड है जिसका नाम है एनोडाइजिंग। समझ गए कि मेरा मेटल एल्यूमिनियम का आर्टिकल कोरोड ना हो, उसके लिए हम लोग एनोडाइजिंग को यूज कर सकते हैं। समझ गए? गुड। ये बात है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा कि मेटल्स को जो हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल्स वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट होता है ये हम लोग को पढ़ना है। समझ गए? तो हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट डे इसको लेके फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगा रिएक्शन विथ वाटर। तो ऑक्सीजन तक का पूरा पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। अगले दिन हम लोग फिर वाटर शुरू करेंगे, इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ते रहेंगे। समझ गए? तो टिल देन पढ़ते रहो और ईमानदारी से पढ़ लो, नोट्स बनाओ, फाकीबाजी मत करो, नहीं तो तुमको ही लॉस है ना। और अच्छे से पढ़ते रहो, टाइम निकालो पढ़ने के लिए, है ना। स्कूल के लिए टाइम है तो ट्यूशन के लिए भी टाइम निकाल लो, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। एंड बाकी तो जब हम मिलेंगे तो फिर बातचीत हो ही जाएगा, है ना। चलो बाय।